My lovely students, welcome to another session, another important session for quantitative aptitude for XAT examination. Start करते हैं सेशन को. And if you've not already subscribed to our channel and you like the content, then make sure to subscribe to our channel. साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना और अगर सेशन पसंद आता है तो उसको लाइक भी जरूर करना है. Okay, you can also join Telegram channel Methodological or can message me on Telegram at ADITYAKT. So start करते हैं एक और important session. First question लेते हैं. Pause the video, try to solve it. क्वेश्चन कह रहा है हमारा अ सेट S contains 7 distinct positive integers. The arithmetic mean of the set is 16 and the median is 15. The range of the set is 20. So what is the maximum possible value of the second largest number in the set? Maximum possible value of the second largest number in the set क्या होगा? सेट S हमारा कंटेन करता है 7 distinct positive integers and arithmetic mean हमारा सेट का है 16. Median is 15. There are 7 numbers and median is the value exactly at the middle. जब हम सारे के सारे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, सो इफ द नंबर्स आर अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर, मीडियन लाइज एग्जैक्टली इन द मिडिल. सिंस देयर आर 7 नंबर्स, द फोर्थ वैल्यू विल डेफिनेटली बी इक्वल टू मीडियन 15. ये तो फिक्स हो गया. अपार्ट फ्रॉम दैट अरिथमेटिक मीन इज 16, यानी कि सम ऑफ ऑल द नंबर्स विल बी इक्वल टू, सिंस एवरेज हमारा 16 है तो सम विल बी इक्वल टू 16 into 7 विच इज 112. रेंज इज 20. रेंज बेसिकली है हमारा, रेंज इज मैक्सिमम माइनस मिनिमम. मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू दैट इज इक्वल टू 20. सो अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारा मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू एक्स, तो मैक्सिमम वैल्यू विल डेफिनेटली बी इक्वल टू एक्स प्लस 20. ये भी क्लियर है. व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट नंबर इन द सेट? क्या करना है हमें? वी हैव टू मैक्सिमाइज सेकंड लार्जेस्ट नंबर इन द सेट. हमने नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में ही लगाया हुआ है, तो हमें मैक्सिमाइज करना है सेकंड लार्जेस्ट नंबर को, यानी कि दिस नंबर here, this has to be maximized. This has to be as maximum as possible. Now since all numbers are distinct, so no two numbers can be equal. तो अगर मैक्सिमम भी हो गया नंबर, x plus 20 is the largest number, तो सेकंड लार्जेस्ट has to be x plus 19. उससे बड़ा तो नहीं हो सकता, उससे छोटा हो सकता है बट उससे लार्जर नहीं हो सकता. तो मैक्सिमम वैल्यू कैन बी x plus 19. और जिस वैल्यू को हमें मैक्सिमाइज करना होगा उसके अलावा बाकी जितनी भी वैल्यूज बचेंगी उन सबको हमें मिनिमाइज करना पड़ेगा, तभी तो मैक्सिमाइज होगा. Isn't it so? तो अगर हमें x plus 19 को मैक्सिमाइज करना है तो एवरी अदर वैल्यू शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल. और 15 तो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, उसको तो और मिनिमाइज नहीं कर सकते. बट x और x plus 20 भी रिलेटेड है आपस में, क्योंकि x plus 19 है हमारा वैल्यू जिसको मैक्सिमाइज करना है, तो x और x plus 20 को भी हम मिनिमाइज नहीं कर सकते, ये भी फिक्स्ड हो गई. बची हुई वैल्यूज को हमें रखना है एज मिनिमम एज पॉसिबल. तो 15 से लेसर वैल्यू शुड बी एज क्लोज टू x एज पॉसिबल, यानी कि दिस वैल्यू, द सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू शुड बी x plus 1, क्योंकि सेम नहीं हो सकते. नेक्स्ट वैल्यू शुड बी x plus 2 एज मिनिमम एज पॉसिबल, और 15 के बाद का जो नेक्स्ट वैल्यू है शुड बी 15 plus 1 यानी 16. तो दी शुड बी द वैल्यूज. क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो? अब इन सबको ऐड कर देते हैं, सम इक्वल टू 1 और 2 कर देंगे. सो ऐड ऑल दीज वैल्यूज. कितना आ रहा है हमारा? x plus x plus x, 5x आ रहा है, 5x प्लस 3 प्लस 15 18 प्लस 16 34 प्लस 39 73. तो 5x प्लस 73 इज इक्वल टू 112. तो क्लियरली यहाँ पे हमारा x इंटीजर तो नहीं आ रहा. 5x इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 39. 39 यानी कि x आ रहा है रफली इक्वल टू 39/5 यानी कि 7.8. तो x शुड बी इक्वल टू 7.8. अगर 5x इक्वल टू 40 होता तो x इक्वल टू 8 आया था, हमारा क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाता. बट सिंस हमारा x इंटीजर नहीं आ रहा और सारी की सारी वैल्यूज हमारी इंटीजर आनी है, सो यहाँ पे हमें अप्रॉक्सीमेट थोड़ा बहुत करना पड़ेगा. ठीक है. सो इफ x इज इक्वल टू 8 ले लेते हैं तो वैल्यूज क्या आ जाएंगे हमारी? वैल्यूज विल बी एट x इक्वल टू 8, इट विल बी एट 8 9 10 15 16 and 8 plus 19 27 and last value will be 28. So these will be all the 7 values. बट प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि x हमारा 8 लेते ही सम हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि 5x इक्वल टू 39 आया था, अभी हमने 5x इक्वल टू 40 ले लिया है, तो 1 से हमारा सम इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि सम विल बी इक्वल टू 113. सम विल बी 113, बट हमारा सम शुड बी 112 ओनली. तो किस वैल्यू को हम लेसर कर सकते हैं? क्या 27 एक्सेप्टेबल है? क्या किसी और वैल्यू को मिनिमाइज कर सकते हैं? चेकआउट करो. इज इट पॉसिबल? तो किसी भी और वैल्यू को मिनिमाइज करना इज नॉट पॉसिबल एट दिस स्टेज, बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू मिनिमाइज, लेट अस से 8 को हमने 7 कर दिया, इफ यू डिक्रीज दिस वैल्यू, इफ 8 इज इक्वल टू 7, तो रेंज हमारा 20 है, तो देन लार्जेस्ट वैल्यू शुड ऑल्सो बी 27. इजंट इट सो? तो इसको तो मिनिमाइज नहीं कर सकते. एंड ऑल दीज वैल्यूज आर कनेक्टेड, x plus 1 x plus 2, ऑल दीज वैल्यूज आर कनेक्टेड. इजंट इट सो? तो हमें क्लियरली, और 16 को मिनिमाइज नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली दिस वैल्यू हैज टू बी मिनिमाइज्ड एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 26. तभी हमारा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा. 8 9 10 15
16, 26 and 28. This should be our list of numbers when second largest number is maximized and maximum value of the second largest number will be 26. ऑप्शन सी आंसर होगा कि 26 विल बी द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट नंबर इन द सेट। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पाए? कमेंट में मेंशन करना क्या ये बात समझ में आई। ठीक है, और अगर ये बात समझ में आई है तो इसको थोड़ा सा ट्वीक करते हैं। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू फाइंड आउट मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द थर्ड लार्जेस्ट नंबर इन द सेट। थर्ड लार्जेस्ट नंबर इन द सेट की अगर हमें मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकालना होगा तो वो वैल्यू क्या आएगा? ट्राई करो। क्योंकि अभी इस केस में तो हमें थर्ड लार्जेस्ट को या बाकी सारे के सारे नंबर्स को मिनिमाइज किया था बिकॉज हमें सेकंड लार्जेस्ट नंबर का वैल्यू मैक्सिमम चाहिए था। बट अगर हम कंडीशन को चेंज करें और थर्ड लार्जेस्ट का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करें तो व्हाट शुड बी दैट वैल्यू? Rest of the conditions are exactly same. So arithmetic mean तो 16 है हमारा, यानी sum still is equal to 112 only. Median is still 15. And since third largest को maximize करना है, this value has to be maximized. Range अभी भी 20 है, तो smallest अगर x है तो largest will be x plus 20. तो जिस वैल्यू को हमें मैक्सिमाइज करना है उसके अलावा बाकी सारी वैल्यूज को एज मिनिमम एज पॉसिबल रखेंगे। सो इफ दिस वैल्यू हैज टू बी मैक्सिमाइज्ड देन अदर वैल्यू शुड बी मिनिमम। तो इफ दिस इज x plus 20 दिस मस्ट बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। बट क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू हमें रखना है थर्ड लार्जेस्ट को तो इससे अगला वैल्यू क्या होगा? दैट मस्ट बी वन लार्जर देन द मैक्सिमम वैल्यू, इजंट इट सो? यानी कि इसको रखेंगे x plus 19 एंड दिस शुड बी x plus 18 एंड अदर वैल्यू शुड बी एज मिनिमम, यानी कि x plus 1, x plus 2। एड ऑल द वैल्यूज तो टोटल आ रहा है हमारा 6x प्लस 39, 6x plus 57 plus 360 plus 15, तो 6x plus 75 दिस इज इक्वल टू 112। 6 से क्या आ रहा है हमारा 37, यानी कि x इज इक्वल टू 6 and 1/6। x इज इक्वल टू 6 and 1/6 आ रहा है। अब अगर हम x इक्वल टू 6 पुट करते हैं तो सारी वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। x इक्वल टू 6 पे वैल्यू आ जाएगा 6, 7, 8, 15 एंड देन 24, 25 एंड 26। बट सम हमारा क्या है, क्योंकि x इक्वल टू 6 and 1/6 आया था, 6x इक्वल टू 36 होता तब तो ये सारी वैल्यूज हमारे काम कर जाती। बट यहाँ पे सम हमारा आ रहा है 111 और हमें चाहिए 112 सम, यानी कि वी हैव टू ऐड 1। अब किस वैल्यू 1 ऐड करें सो दैट हमें मैक्सिमम वैल्यू मिले, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो? तो वी शुड ऐड 1 इन दिस नंबर। 6, 7, 9, 15, 24, 25, 26। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ our third largest number will be equal to 24। क्या ये क्लियर है? ठीक है, तो थर्ड लार्जेस्ट नंबर की मैक्सिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू 24। क्लियर है बात? ओके, तो दिस इज द अप्रोच टू हैंडल सच अ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। A warehouse stores rice bags, wheat bags, and dal bags. At the start of a month, rice constitutes 36% of the total stock. Wheat and dal make up the rest, with at least one bag of each type. During the month, the warehouse sells 1/3 of the rice, 72 wheat bags, and 40% of the dal bags. At the end of the month, the warehouse finds that it has sold exactly 48% of its initial stock. So, what is the minimum possible initial stock का value क्या होगा? 36% of the total stock is rice initially. ठीक है, so we have three items: rice, wheat, and dal. Now हमें values assume करना है। ठीक है, 36% total stock is rice. 36% in the simplified terms is 9/25. 9/25 यानी कि अगर total stock हमारा 25 bags होता तो 9 bags will be rice. So if we assume accordingly कि total stock is equal to 25x, so rice will be equal to 9x और remaining हमारा wheat and dal will be 16x together. Okay, with at least one bag of each type. During the month, the warehouse sells 1/3 of the rice. यानी कि 1/3 of the rice को sell कर दिया, 3x rice has been sold. तो remaining बचेगा 6x. Additionally, 72 wheat bags have been sold. And 40% of the dal bags have been sold. 40% यानी कि 2/5 of the dal bags have been sold. अगर 2/5 दाल बैग्स को हमने सेल किया है, यानी कि अगर 5 यूनिट्स दाल बैग्स होंगे तो 2 यूनिट्स हैव बीन सोल्ड। तो लेट अस अज्यूम कि दाल बैग्स इन टोटल आर 5y. Out of 5y, we have sold 2y. The remaining will be 3y. And also given that at the end of the month, the warehouse finds that it has sold exactly 48% of the initial stock. Because these items, sold items are 48% of initial.
The initial stock was 25x. This should be 48%. 48% is equal to 48 by 100. That will be 12 by 25. इक्वेट कर दो तो 3x प्लस 72 प्लस 2y दिस इज इक्वल टू 12 by 25 ऑफ 25x, यानी कि 12x हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू 12x. दिस विल बी आवर इक्वेशन. 3x को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, सो दिस विल बी 9x. 72 plus 2y is equal to 9x. Now if we divide by 9, so this becomes 72 plus 2y upon 9, this is equal to x. 72 by 9 is equal to 8, यानी कि x will be equal to 8 plus 2 by 9 times y. x is equal to 8 plus 2 by 9 times y. Now since y भी एक इंटीजर होगा, ठीक है, तो y का वैल्यू क्या ले सकते हैं, सच दैट हमारा 2 by 9 y is also इंटीजर. सो इफ वी टेक y as a multiple of 9 और मिनिमम पॉसिबल वैल्यू विल बी इक्वल टू 9, तो y मिनिमम हैज टू बी इक्वल टू 9, क्योंकि उससे छोटा वैल्यू लोगे तो इंटीजर नहीं आएगा और सारी वैल्यू जीरो से बड़ी होनी है ऑब्वियसली. ठीक है, तो ओनली दैट मेक सेंस. तो y इज इक्वल टू 9 ले लिया तो हमारी वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगा, वहां से x की वैल्यू भी मिल जाएगा. तो x मिनिमम विल बी इक्वल टू 8 प्लस 2 बाई 9 इंटू 9. 8 प्लस 2 यानी कि 10 आ जाएगा. x इक्वल टू 10 आ गया और हमारे टोटल नंबर ऑफ बैग्स फॉर 25x. तो मिनिमम वैल्यू ऑफ 25x विल बी इक्वल टू 25 इंटू 10 एंड हेंस 250 bags will be our answer. Option E will be the answer. 250 bags in total is the minimum possible value of total number of stocks, total number of stock or total number of bags. Is that clear? अप्रोच समझ में आया इस क्वेश्चन का? ठीक है, अब एक बार सेटिस्फाई करा लेते हैं कंडीशंस को, अदरवाइज सॉल्व तो हो ही गया. राइस, व्हीट एंड दाल. इफ टोटल इज 250, तो राइस के बैग्स कितने होंगे? 36% है, यानी 36 90 होंगे, 99 by 25. एंड दाल के बैग्स होंगे 45 बिकॉज 5y, y इज इक्वल टू 9. रिमेनिंग हो जाएंगे हमारे व्हीट बैग्स, तो 135 115. Now 30 rice bags have been sold, 72 wheat bags have been sold and 40% यानी कि 18 दाल bags have been sold. यानी कितना सेल कर दिया हमने? 30 plus 72 plus 9 18 120 out of 250 which is basically 48%. Yes, all conditions are being satisfied. तो क्लियरली हमारा जो आंसर है वो 250 आ रहा है. अप्रोच समझ में आता है. ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Two circular radar zones, each with a radius of 6 km overlap each other. The center of the two circles are 6 root 3 km apart. The area of the region where the two radar zones overlap, the intersection of the two circles is best represented by which of the following values? There are two circles basically, each with a radius of 6 km, and center of the two circles are 6 root 3 km apart. This is one circle. This will be second circle. These are the centers, and distance between the centers is 6 root 3, and the radius is 6 km. If this is point A, this is point B, and this point here is C, and this point is D. So AC here will be equal to radius of the first circle, so that will be equal to 6. Similarly, BC will be equal to radius of the second circle, and hence that will also be equal to 6. Similarly, AD और BD भी हमारे radius के बराबर होंगे, यानी कि these will also be equal to 6. Isn't it so? Okay. Now CD is the chord of the circle. CD is the chord of the circle. Now this line AB will be perpendicular to CD. Okay. इस सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा. Okay. CD is chord of both the circles और center को connect कर रहे हैं A और B को. This will be perpendicular. If this point is, let us say, P, so in triangle ACP, AC is 6 and AP will be, भाई AB को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है, तो AP will be equal to PB. AP will be equal to 3 root 3.
ठीक है, अदरवाइज सिमेट्री ऑब्जर्व कर लो, सिमेट्री देख लो कि दिस इज इक्वल टू दिस, भाई ये सारी की सारी साइड्स हमारी इक्वल है, तो शेप हमारा क्या बन रहा है, दिस इज रोम्बस, और रोम्बस के डायगोनल्स हमारे डायगोनल्स विल बी बाइसेक्टिंग ईच अदर, ठीक है, सो AP विल बी इक्वल टू PB, AP विल इक्वल टू 3 √3 एंड AC इज इक्वल टू 6, और राइट एंगल ट्राइंगल है, तो क्या ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि दिस इज बेसिकली AC इज हाइपोटेन्यूज, दैट इज 2 यूनिट्स, AP इज √3 यूनिट्स, दिस मस्ट बी 1 यूनिट, भाई 30 60 90 वाला ट्राइंगल है, तो दिस साइड विल बी, दिस एंगल विल बी 30 डिग्रीज, एंड then CP है दैट विल बी इक्वल टू 3, और अगर ये एंगल 30 है हमारा, तो दिस होल एंगल, एंगल CAD विल बी 60 डिग्रीज, सिमिलरली एंगल CVD दैट विल ऑल्सो बी 60 डिग्रीज, और हमें अल्टीमेटली क्या निकालना है, इंटरसेक्शन ऑफ द टू सर्कल्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, सो फोकस ऑन दिस पार्ट, द सेक्टर ऑफ फर्स्ट सर्कल, वी हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू, अगर हम एक पोर्शन का वैल्यू निकालें तो इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, ठीक है, 2 टाइम्स दिस एरिया, इफ दिस इज इक्वल टू A, तो 2 टाइम्स दिस एरिया विल बी अवर रिक्वायर्ड इंटरसेक्शन ऑफ द टू सर्कल्स, और A की वैल्यू क्या होगा, A will be equal to area of the sector minus area of this triangle, area of this sector minus area of this triangle, तो एरिया ऑफ द सेक्टर क्या हो जाएगा, A will be equal to area of the sector which will be 60 डिग्री का एंगल है, तो 60/360 थीटा/360 यानी कि 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस जो ट्राइंगल है हमारा ट्राइंगल ACD, इन दिस ट्राइंगल ACD CP is 3, so PD will also be 3, this is 3, this is also 3, so triangle ACD will be a equilateral triangle, all sides are equal to 6 units, area will be √3/4 times 6 square, so this will be value of A, 2 times A will be our required area, ये वैल्यू क्या आएगा हमारा 30/60 यानी 1/6 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर इज इक्वल टू 6, तो पाई इंटू 6 स्क्वायर बाई 6, तो 6 पाई माइनस 9 √3, तो रिक्वायर्ड एरिया 2A विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 6 पाई माइनस 9 √3 विच इज इक्वल टू 12 पाई माइनस 18 √3, ऑप्शन ए विल बी द आंसर, क्या है क्लियर, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, The average score of a class of n students in a test was A marks. When the highest score was removed, the average of the remaining class dropped by 2 marks. When the lowest score was also removed, the average of the remaining students became A-1. If the highest score was 40 marks more than the lowest score, so what is the value of n? n का वैल्यू क्या होगा, एवरेज स्कोर ऑफ अ क्लास ऑफ n स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट वाज A marks, यानी कि n स्टूडेंट का सम विल बी n इंटू A, क्योंकि एवरेज A है और टोटल n स्टूडेंट्स है, n इंटू A विल बी देयर सम, and when highest marks are removed, let us say highest score is equal to H and lowest score is equal to L. If highest marks are removed, then average of the remaining class dropped by 2 marks. तो पहले इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद सिंप्लीफाई जैसे हमें सॉल्व करना चाहिए एक्जैक्टली वैसे देख लेंगे, तो एवरेज ऑफ द रिमेनिंग क्लास ड्रॉप बाई 2 मार्क्स, देखिए व्हेन हाईएस्ट स्कोर हैज बीन रिमूव्ड, तो हाईएस्ट स्कोर तो H है हमारा, जैसे इसको रिमूव किया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बचे हमारे n-1 और एवरेज बचा हमारा A-2, n-1 इंटू A-2 विल बी सम ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट्स, दीज शुड बी इक्वल, n into A will be equal to H plus n-1 into A-2, ठीक है, so now we can write n into A is equal to H plus n into A-2 minus 1 into A-2 यानी minus A plus 2, ठीक है, so n A minus n into A-2 क्या हो जाएगा, n A में से n into A-2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2A बचेगा, 2A बचेगा, ठीक है, so H will be equal to 2A plus A minus 2 which is equal to 3A minus 2, okay, एक सेकेंड, n इंटू A-2 माइनस, हाँ ठीक है ठीक है, गड़बड़ कर रहे हैं ना, एन ए में से n इंटू A-2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2n बचेगा,
2n बचेगा यहाँ पे। Okay, so h will be equal to 2n plus a minus 2. This is our first equation. Similarly, when we remove lowest marks also, the average of the remaining students becomes a minus 1. तो जैसे हमने lowest marks को भी remove कर दिया, so now the average becomes a minus 1. So n minus 1 into a minus 2. This was the sum of remaining students क्योंकि हाईएस्ट स्कोर को पहले ही हटा चुके हैं. Now this is equal to lowest plus for remaining n minus 2 average is a minus 1. So this is our equation. n minus 2 into a minus 1. ओके, अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें अगेन तो फिर n माइनस वन इंटू ए माइनस टू लिखा हुआ है, इसको लिख दें अपन n माइनस टू इंटू ए माइनस टू प्लस ए माइनस टू एंड दैट इज इक्वल टू l प्लस n माइनस टू इंटू ए माइनस वन. इफ यू टेकिंग दिस टू द लेफ्ट हैंड साइड तो n माइनस टू इंटू ए माइनस टू है और वी आर सब्ट्रैक्टिंग n माइनस टू इंटू ए माइनस वन, यानी कि माइनस साइन के साथ में आएगा, तो दिस विल बी माइनस ऑफ n माइनस टू प्लस ए माइनस टू एंड दैट इज इक्वल टू l. तो यहाँ से हमारा इक्वेशन सेकंड इक्वेशन विल बी इक्वल टू l विल बी इक्वल टू माइनस n प्लस a और 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a माइनस n. दिस विल बी आवर सेकंड इक्वेशन. हाईएस्ट स्कोर इज 2n प्लस a माइनस 2, लोएस्ट स्कोर इज a माइनस n. और हमें डिफरेंस गिवन है, डिफरेंस इज हाईएस्ट स्कोर वाज 40 मार्क्स मोर देन द लोएस्ट स्कोर, यानी कि हाईएस्ट माइनस लोएस्ट h माइनस l. दिस इज इक्वल टू 2n प्लस a माइनस 2 माइनस a प्लस n. So this becomes 3n minus 2n, that is equal to 40. 3n is equal to 42 and hence n comes out to be equal to 14. The number of students will be equal to 14. ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा. अच्छा, एवरेज स्कोर क्या है ये नहीं पता लगा सकते, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट विल इक्वल टू डेफिनेटली 14 फॉर श्योर. क्या ही क्लियर है? ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें टाइम ज़्यादा लगेगा, स्पेशली अगर कहीं पे इक्वेशंस को तुमने ब्रैकेट को ओपन करके और फिर चीज़ों को लिखा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स किया तो टाइम ज़्यादा लगेगा. ऐसे क्वेश्चन में हम अप्रोच कैसे करना चाहिए कि सिंपली हम अगर अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, एवरेज का अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे सॉल्व करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा आसान रहेंगी हमारे लिए. कैसे अप्रोच करेंगे कि देखो, इनिशियली हमें पता है कि एवरेज ऑफ एन स्टूडेंट्स इज इक्वल टू ए मार्क्स. ठीक है, सो एवरेज इनिशियली इज इक्वल टू ए मार्क्स. अब जैसे हमने हाईएस्ट स्कोर को रिमूव किया, एवरेज ऑफ रिमेनिंग क्लास ड्रॉप्ड बाई 2 मार्क्स. इजंट इट सो? सो इफ हाईएस्ट स्कोर वाज आल्सो इक्वल टू एवरेज स्कोर, इफ हाईएस्ट स्कोर वाज आल्सो इक्वल टू एवरेज स्कोर, तब फिर हमारा एवरेज ड्रॉप होता क्या? बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं होता, एवरेज सेम ही रहता. बट एवरेज हैज ड्रॉप्ड बाई 2 मार्क्स, यानी कि बेसिकली व्हेन वी रिमूव्ड हाईएस्ट स्कोर, that score also removed 2 marks from each of the remaining students. Isn't it so? So 2 scores from each of the remaining students. तो हाई स्कोर विल बी इक्वल टू एवरेज. एवरेज के बराबर होता अगर हमारा एवरेज चेंज नहीं होता तो, बट एवरेज हैज ड्रॉप्ड बाई 2 मार्क्स, यानी कि हर एक स्टूडेंट, जो बचे हुए स्टूडेंट्स हैं उनमें से सबसे 2 मार्क्स फेच कर लिए हमने, निकाल लिया एक तरह से. तो हाई स्कोर विल बी इक्वल टू ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ, क्योंकि 2 मार्क्स हर एक से निकले हैं कितने से? n माइनस 1 से, क्योंकि हाई स्कोर को जैसे हमने रिमूव किया, नाउ रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर n माइनस 1 एंड फॉर एवरी स्टूडेंट 2 मार्क्स हैव बीन ड्रॉप्ड इन द एवरेज. तो अगर एवरेज में 2 मार्क्स का ड्रॉप आया, टोटल सम में कितना ड्रॉप आया होगा? 2 इंटू एन माइनस वन का. और ये किसके पास गया होगा? हाई स्कोर के पास में गया होगा. तो हाई स्कोर विल बी इक्वल टू ए प्लस 2 टाइम्स एन माइनस वन. हाई स्कोर विल बी इक्वल टू ए प्लस 2 टाइम्स एन माइनस वन. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बना. सिमिलरली लोएस्ट स्कोर का क्या होगा? जैसे हमने लोएस्ट स्कोर को अब रिमूव किया फर्दर, तो एवरेज ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स बिकेम ए माइनस वन, यानी कि बेसिकली एवरेज वॉज ए माइनस 2 इनिशियली फॉर एन माइनस वन. ठीक है, इनिशियली n के लिए एवरेज a था, फॉर n माइनस वन एवरेज वॉज m a माइनस 2 और फॉर n माइनस 2 एवरेज बिकम्स a माइनस 1, यानी कि एवरेज हमारा 1 से इंक्रीज कर गया है. पहले 2 से ड्रॉप आया और फिर 1 से इंक्रीज कर गया. कब? जब हमने लोएस्ट स्कोर को रिमूव किया. तो इफ लोएस्ट स्कोर वॉज ऑल्सो इक्वल टू एवरेज स्कोर, कौन सा एवरेज? जो नया एवरेज हमारा a माइनस 2. इफ लोएस्ट स्कोर वॉज इक्वल टू एवरेज स्कोर, तब फिर हमारा चेंज आता क्या? बिल्कुल भी चेंज नहीं आता एवरेज में. बट एवरेज हैज इंक्रीज्ड बाई 1 मार्क्स, इंक्रीज्ड बाई 1 मार्क्स. कितने स्टूडेंट्स का? n माइनस 2 का एवरेज हमारा इंक्रीज किया है 1 मार्क से. तो यानी कि जो लोएस्ट हो रहा है हमारा, वो कितने से डिक्रीज होगा? वो कितना लेसर होगा? -1 इंटू एन माइनस 2. तो लोएस्ट स्कोर विल बी इक्वल टू ए माइनस 2 माइनस एन प्लस 2, यानी कि ए माइनस एन. दिस विल बी आवर लोएस्ट स्कोर. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन. और आप अकॉर्डिंगली डिफरेंस निकाल के सॉल्व कर लोगे. क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो? तो यहाँ पे इक्वेशन हमारा सिंपलर बनेगा और इजिली सॉल्व होगा. ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन. A solid metal cylinder has a height h and a base radius r. A toy manufacturer melts this cylinder and casts the entire volume of metal into n identical solid right circular cones. The height h and base radius r of each cone satisfies the condition that capital H is equal to 2 times small h and capital R is equal to 2 times small r.
After the recasting process, the manufacturer observes that the total surface area of all the n cones combined is exactly 5 times more than the curved surface area of the original cylinder. So what is the ratio of height of cylinder to its radius? Ratio of height of the cylinder to its radius क्या होगा in this scenario? So in case of a cylinder, volume of a cylinder that is equal to pi r square h. और cylinder का हमारा radius is capital R and height is capital H. In case of cone, volume of a cone is equal to pi 1/3 pi r square h. और क्योंकि कोन में हमारा h is small h और r भी हमारा small r है, this is equal to 1/3 pi r square h. Additionally, we also know that capital H is equal to 2 times small h and capital R is equal to 2 times small r. तो रिप्लेस कर देते हैं कैपिटल H की जगह 2 times small h लिख देते हैं और कैपिटल R की जगह 2 times small r. तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल बी पाई इंटू 2r स्क्वायर इंटू 2h. देखिए 8 टाइम्स पाई आर स्क्वायर एच. सिलेंडर का वॉल्यूम इज 8 टाइम्स पाई आर स्क्वायर एच और कोन का वॉल्यूम है 1/3 टाइम्स पाई आर स्क्वायर एच. तो कितने कोन बनेंगे हमारे, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम ही होगा. सो दिस इज इक्वल टू n. अगर कोन्स बन रहे हैं तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कोन, यानी कि n इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो यहाँ से n का वैल्यू क्या आ जाएगा, n विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो कैंसिल आउट हो जाएगा. 8 अपॉन 1/3, 8 इंटू 3 24. A total 24 cones will be made from this one cylinder. Okay. Then question is saying, after the casting process, manufacturer observe करता है कि total surface area of all the n cones combined is exactly 5 times more than the curved surface area of the original cylinder. In case of the cylinder, what is the curved surface area? That is perimeter, which is 2 pi r into height 2 pi r h. This is curved surface area of the cylinder. And total surface area of a cylinder, that is curved surface area plus 2 times the base area, which is pi r square. So this will be 2 pi r h plus 2 pi r square, which is 2 pi r into h plus r. This is curved surface area of total surface area of a cylinder. But cylinder के केस में क्वेश्चन कह रहा है curved surface area के बारे में बात कर रहा है. So we have to focus on curved surface area of cylinder only. Similarly for the cone, now since cone is slanted, तो cone में हमारा curved surface area में slant height भी आती है यूज में. If height is h, radius is r, slant height is equal to l, so l is equal to root of h square plus r square. And in such a case, curved surface area of a cone, that is equal to pi r l, and total surface area is equal to curved surface area यानी pi r l plus base area, क्योंकि एक ही बेस है इसमें. तो pi r l plus pi r square यानी pi r into l plus r. This is our total surface area of the cone. और cone के केस में क्वेश्चन बात कर रहा है total surface area of all the n cones combined. Okay, total surface area of all the n cones combined divided by curved surface area of the original cylinder, that is 5 times more. 5 times more यानी कि 6 times, 6/1 का रेशियो होगा. Total surface area of 24 cones divided by curved surface area of one cylinder, क्योंकि एक ही सिलेंडर हमारा, this is equal to 6/1. Isn't it so? ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको, इसी इक्वेशन को. 24 times total surface area of one cone, which will be equal to pi r into l plus r divided by curved surface area of one cylinder, original cylinder. That will be basically 2 pi r h, but capital R into capital H होगा, 2 pi into 2r into 2h, which is equal to 24 pi r into l plus r divided by 8 pi r h. Okay, and this is equal to 6/1. यहाँ बचा 3, पाई आर से पाई आर कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से बचा 2, l plus r by h, this is equal to 2. And if this is r, this is h, this will be l, which is equal to root of r square plus h square. ठीक है, तो या तो क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लो, या तो क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लो. अदरवाइज क्या करोगे, अदरवाइज
क्योंकि ऑप्शंस को देखोगे तो ऑप्शन को देख के तुम्हें दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं पाइथागोरस ट्रिपलेट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, क्योंकि वैसे भी आर एच और एल से हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा वैल्यूज जो आ रही है, वैल्यूज क्लियरली हमारा 2/1 आ रहा है रेशियो, तो सम हाउ पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉर्म हो ही रहा होगा। और ऑप्शन से भी दिख रहा है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है, तो या तो ऑप्शन से चेक कर लोगे कि 5 12 को चेकआउट कर लो कि अगर हमने रख दिया लेटर से रेडियस को 5 रखा, वही ऑप्शन है 5 4 5 12 13 वाला केस बनेगा या फिर 3 4 एंड 5 वाला केस बनेगा। हाँ, फर्क ये पड़ेगा कि अगर 5 12 13 वाला केस बना रहे हैं तो वहाँ पे 5 हमारा रेडियस होगा, 12 हाइट होगा, या इसका ऑपोजिट होगा, ये भी देखना पड़ेगा। वो तो ऑप्शन से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो इफ वी टेक 3 4 5 वाला केस, 3 इज अवर रेडियस, 4 इज अवर हाइट, तो 5 विल बी अवर लेटरल हाइट। तो 3 + 5 L + R दैट इज इक्वल टू 8, और H हमारा 4 आ रहा है, यानी कि क्लियरली कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। जब हमारा 3 इज इक्वल टू R होगा, 4 इज इक्वल टू H होगा, और 5 हमारा लेटरल हाइट होगा, तो डेफिनेटली वहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो यही केस बनेगा हमारा कि H विल बी 4 एंड R विल बी 3। और सिमिलरली जो हमारा रेशियो आ रहा है कोन के लिए, वही सेम रेशियो आएगा किसके लिए, सिलेंडर के लिए भी, बिकॉज H कैपिटल H बाई कैपिटल R विल बी सेम एज स्मॉल h बाई स्मॉल r, क्योंकि दोनों में रेशियो तो सेम ही है। ओके, सो आंसर क्लियर हमारा क्या हो जाएगा कि स्मॉल h बाई r विल बी इक्वल टू 4/3। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द आंसर। अदरवाइज क्या करोगे कि फिर तुम l की वैल्यू रिप्लेस करोगे यहाँ पे, तो दिस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ h r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस r अपॉन h, दिस इज इक्वल टू 2, एंड हेंस रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस r इज इक्वल टू h। r को राइट हैंड साइड में लेके चले आओ, तो रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, दिस बिकम्स इक्वल टू 2h माइनस r। नाउ स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को स्क्वायर कर दो। ऑन स्क्वायरिंग लेफ्ट साइड बिकम्स r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, राइट हैंड साइड हो जाएगा 2h होल स्क्वायर 4h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 4hr। r स्क्वायर एंड r स्क्वायर गेट्स कैंसिल आउट, दिस बिकम्स 3h स्क्वायर माइनस 4hr इज इक्वल टू 0। एक h is कॉमन, तो h इंटू 3h माइनस 4r इज इक्वल टू 0। नाउ सिंस हाइट हमारा 0 तो होगा नहीं, सो क्लियरली 3h माइनस 4r मस्ट बी इक्वल टू 0। And if that is so, h by r will be equal to 4/3. In such a case, h by r will be equal to 4/3. Clear है बात? That will be our answer. Okay. बस बेस्ट होगा कि क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे पाइथन इंटरप्रेटर ही फॉर्म होना है, 3 4 5 वाला केस देख लोगे और 12 5 13 वाला केस भी देख लोगे। कोई एक ही केस सेटिस्फाई कर रहा होगा, कोई एक ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा। हाँ हाँ, वहाँ पे तुम्हें 4 केसेस लेने पड़ेंगे। देखो एक केस ही हो गया हमारा जो हमने लिया और पहली केस में सेटिस्फाई कर गया। अदरवाइज लेते कि हमारा रेडियस इज इक्वल टू 4, हाइट इज इक्वल टू 3, लेटरल हाइट इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे 5 + 4 9 आता, 9/3 वुड हैव बीन इक्वल टू 3, बट हमारा केस में रेशियो आ रहा है 2 का, 3 का रेशियो नहीं आ रहा, तो क्लियरली दिस इज द सेटिस्फाइंग कंडीशन। सिमिलरली हम लेते 12 5 एंड 13, तो 13 + 5 18/12 दैट इज 1.5। और एक और केस बनता हमारा व्हेन दिस इज 5 दिस इज 12 दिस इज 13, सो दिस इज 25/5 यानी कि 5 बनता। तो हर एक केस में रेशियो हमारा समहाउ इंटीजर ही आ रहा है इंटरेस्टिंगली, बट डेफिनेटली कौन सा केस सेटिस्फाई कर रहा है, सिर्फ एक केस सेटिस्फाई कर रहा है व्हेन हाइट इज इक्वल टू 4, रेडियस इज इक्वल टू 3 एंड लेटरल हाइट इज इक्वल टू 5। ये रेशियो होगा, तो h बाई r शुड बी इक्वल टू 4/3। क्या क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इन सच केसेस जबकि हमें रेशियो ही निकालना है, समहाउ h बाई r ही निकालना है, एंड वी ऑल्सो नो दैट कैपिटल H इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्मॉल h and capital R is equal to 2 times small r. So capital H by capital R, this is also equal to small h by small r. ठीक है, सो इफ वी एज्यूम लेट अस से, क्योंकि हमें अल्टीमेटली रेडियस की वैल्यू क्या है, ये तो कहीं से भी क्योंकि कुछ और वैल्यूज गिवन नहीं है, सो हम वैल्यूज ये एज्यूम कर सकते हैं कि लेट अस से स्मॉल r इज इक्वल टू 1 एंड स्मॉल h इज इक्वल टू x। और अगर मैं ये मान लिया तो h बाई r, स्मॉल h बाई स्मॉल r एज वेल एज कैपिटल H बाई कैपिटल R दैट विल इक्वल टू x ओनली। तो हमें x की वैल्यू समाउ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और अगर हमने मान लिया कोन के केस में, और कोन रेडियस 1 हो गया और h इक्वल टू x आ गया, तो lateral height will be equal to root of 1 plus x square. This is for cone. And for cylinder, this radius is double, so radius will be 2 and height will be equal to 2x. So volume of the cylinder, this will be equal to pi r square h, and pi into 2 square into 2x.
8 pi x and value of the cone, this will be equal to 1 by 3 pi 1 square into x, देखिए 1 by 3 pi x। यहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल गया कि 24 कोन्स फॉर्म होंगे, n इज इक्वल 24 हो जाएगा। और फिर बाकी इक्वेशन जो गिवन है अकॉर्डिंगली बना लेंगे अपना कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल द n कोन्स यानी ऑल द 24 कोन्स कितना आ जाएगा 24 इंटू पाई आर एल प्लस आर यानी पाई इंटू 1 इंटू एल प्लस 1 divided by curved surface area of a cylinder, that would be 2 pi rh, 2 pi r is equal to 2 into h is equal to 2x and this is equal to 6 by 1। तो 2 पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 से बचा 3 से बचा यहाँ पे 2, इफेक्टिवली l प्लस 1 बाई एक्स दिस इज इक्वल टू 2 और l भी हमारा क्या है, l इन दिस केस इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पुट कर दोगे। बाकी कहानी वैसे ही है जैसे पहले थी, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2x माइनस 1 एंड हेंस फिर स्क्वायर कर लोगे और फिर क्लियर है। इसके बाद क्या करना है, ठीक है, तो तुम्हारे जो वेरिएबल्स हैं वो कम हो जाएंगे। तो कभी अगर रेशियो ही फाइंड आउट करना है हमें, वैल्यूज का वहाँ पे कोई और रोल नहीं है, तो डेफिनेटली ऐसे केसेस में उस रेशियो को एक वैल्यू एज्यूम कर लो। h बाई आर था, r को हमने 1 मान लिया तो h इज इक्वल टू एक्स हो गया, h बाई आर यानी कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब अल्टीमेटली यहाँ से x का वैल्यू हमें मिल जाएगा क्लियरली। क्या बात अप्रिशिएट कर रहा, तो ऐसे केसेस में अपने वेरिएबल्स को कम से कम रख सकते हो। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Next one, let R be the region in the xy plane defined by the inequalities mod of x plus mod of y less than equal to 4 and x square plus y square greater than equal to 4. So what is the area of the region R? Area of the region क्या होगा? दो इक्वेशंस है हमारी। फर्स्ट इनइक्वालिटी है हमारा mod of x plus mod of y less than equal to 4 and second inequality is x square plus y square greater than equal to 4. तो इंस्टेड ऑफ इनइक्वालिटी पहले इक्वेशन को का ग्राफ देखते हैं कि mod of x plus mod of y this is equal to 4. So what would be the graph for this equation? और सिंस यहाँ पे मॉड एक्स है मॉड वाई है तो चार केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस व्हेन बोथ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव दैट विल बी अ लाइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। सेकंड केस व्हेन एक्स एंड वाई बोथ आर नेगेटिव सो दैट विल बी अनदर लाइन माइनस एक्स माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 4, क्योंकि एक्स और वाई मॉड ऑफ एक्स मॉड ऑफ वाई दोनों के दोनों हमारे नेगेटिव साइन के साथ ओपन होंगे। सिमिलरली दो और लाइंस बनेंगी हमारी व्हेन एक्स इज पॉजिटिव वाई इज नेगेटिव एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड सेकंड केस व्हेन एक्स इज नेगेटिव एंड वाई इज पॉजिटिव दैट विल बी इक्वल टू 4। नाउ फर्स्ट केस व्हेन बोथ आर पॉजिटिव विल बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, व्हेन बोथ आर नेगेटिव दैट विल बी इन द थर्ड क्वाड्रेंट एंड सो ऑन। इफेक्टिवली जो ग्राफ बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट ग्राफ विल बी x plus y is equal to 4. This will be the line 4 comma 0 and 0 comma 4. Similarly other lines will be like this with perfect symmetry. This point will be 0 comma minus 4 comma 0. So this is a rhombus. एक rhombus फॉर्म होगा हमारा where फॉर द इक्वेशन mod of x plus mod of y is equal to 4. अब इस rhombus के अंदर का कोई भी पॉइंट लेंगे तो फॉर दैट पॉइंट mod of x plus mod of y will be less than 4. For any point inside this rhombus the mod of x plus mod of y value will be less than 4. ठीक है, चेक करना हो फिर भी तो कोई एक पॉइंट रैंडमली उठा लो। ठीक है, फॉर एग्जांपल यू टेक ओरिजिन, सो फॉर ओरिजिन mod of x is also 0 mod of y is also 0, तो टोटल सम इज इक्वल टू 0, तो डेफिनेटली लेस देन 4 वाला रीजन आ रहा है। और एनी पॉइंट दैट इज आउटसाइड दीज बाउंड्रीज आउटसाइड द बाउंडेड रीजन दैट विल बी हैविंग mod of x plus mod of y greater than 4. Okay, so for the boundary the mod of x plus mod of y is equal to 4 and for region inside mod of x plus mod of y will be less than equal to 4. This is the graph for mod of x plus mod of y less than equal to 4. अब सेकंड वाले ग्राफ को देखते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो अगेन इक्वालिटी को लेते हैं कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ टिपिकल सर्कल, सर्कल का ग्राफ है। तो इफ x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर, दिस इज आवर इक्वेशन। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल with a radius equal to r and center of the circle at a comma b. Okay, center from the center of the circle that is a comma b. अब ये इक्वेशन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 विच इज बेसिकली एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज 0 comma 0 origin and radius is equal to 2, radius is equal to 2। तो ग्राफ कैसा बनेगा, origin is the center
and radius is equal to 2. So this is 2 comma 0, 0 comma 2, 0 comma minus 2 and minus 2 comma 0. Now again for this circle, any point that is inside this circle, तो कोई पॉइंट अगर हमने इस सर्कल के इनसाइड लिया, सो फॉर दैट पॉइंट या तो चेक कर सकते हो वैल्यूज पुट करके, तो मैं ओरिजिन ले लो, सबसे आसान है. x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, तो 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, विच इज लेस देन 4. तो एनी पॉइंट दैट इज इनसाइड दिस सर्कल will be having x square plus y square less than 4. Any point that is on this circle will be having x square plus y square is equal to 4. And any point that is outside this circle, कोई भी पॉइंट ले लो आउटसाइड में, तो फॉर दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 4. क्या ये पार्ट क्लियर है? अब हमें चाहिए फॉर मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि इनसाइड द बाउंडेड रीजन, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 यानी कि आउटसाइड द बाउंडेड रीजन ऑफ द सर्कल. इन दोनों को साथ में सेटिस्फाई करना है, तो दोनों डायग्राम्स को साथ में ड्रॉ कर लेते हैं. First is the circle with radius 2, and second is the rhombus. And our region is this region, because we need x square plus y square greater than equal to 4 and mod of x plus mod of y less than equal to, this will be our region. तो क्या आ जाएगा एरिया? एरिया विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द rhombus minus area of the circle. Area of the rhombus will be equal to 1 by 2 into product of diagonals. और diagonal की लेंथ क्या है? This is, भाई टोटल लेंथ क्या है? This is 8 and this is also 8. 1 by 2 into 8 into 8 minus area of the circle which is pi r square, और radius हमारा 2 है, pi into 2 square, so that is 32 minus 4 pi. This will be area of the region, 32 minus 4 pi. Option A will be the answer. सिंपल क्वेश्चन था, बस ये पता होना चाहिए था कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे इन इक्वेशंस का, इनइक्वालिटीज का. ओके, आंसर विल बी 32 माइनस 4 पाई, दैट इज ऑप्शन ए. क्या ये क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे. और अगर सेशन पसंद आ रहा है तो मैं श्योर लाइक बटन एज वेल. अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ में वो भी कर लेना. नाउ दिस क्वेश्चन, what is the remainder when 1 factorial plus 2 into 2 factorial plus 3 into 3 factorial and so on till 10 into 10 factorial को हम डिवाइड करें 11 से, तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा? 1 factorial plus 2 into 2 factorial plus 3 into 3 factorial plus 4 into 4 factorial and so on कहाँ तक? 10 into 10 factorial तक. What should be the remainder for this scenario? Clearly this is the pattern. पहली वैल्यू को हम लिख सकते हैं 1 into 1 factorial है एक तरह से, प्लस फिर 2 into 2 factorial है, प्लस 3 into 3 factorial, plus 4 into 4 factorial and so on till 10 into 10 factorial. ऑब्वियसली 10 फैक्टोरियल इतना बड़ा वैल्यू है कि उसकी वैल्यूज निकाल के सबको ऐड करके तो 11 से डिवाइड नहीं करेंगे, दैट डज नॉट मेक सेंस. तो समहाउ हमें कहीं पे यहाँ पे पैटर्न फाइंड आउट करना है. बेसिकली n फैक्टोरियल क्या होता है? दैट इज n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 and so on till 1. दैट इज आवर n फैक्टोरियल. और यहाँ पे हमें जनरल फॉर्म क्या है? पहली वैल्यू है 1 into 1 फैक्टोरियल, दूसरा है 2 into 2 फैक्टोरियल, 3 into 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल 10 into 10 फैक्टोरियल, यानी कि जनरली वी आर सीइंग n into n फैक्टोरियल. Isn't it so? This is the general form of the terms. अब अगर instead if this was n plus 1 into n factorial, अगर ऐसा होता n plus 1 into n factorial, तो फिर इसको क्या लिख सकते थे? क्योंकि if we are multiplying n plus 1 into n factorial, so that becomes equal to n plus 1 factorial. भाई अगर 3 factorial लिखा हुआ है, 3 factorial is 1 into 2 into 3. Now if you multiply 4 into this, if you multiply this into 4, तो 4 into 3 factorial becomes 1 into 2 into 3 into 4, which is equal to 4 factorial only. So n plus 1 into n factorial is nothing but n plus 1 factorial. But यहाँ पे n into n factorial instead. तो कितना कम है? This is not n plus 1 into n factorial. This is basically n into n factorial. So can we write n as equal to n plus 1 minus 1 into n factorial, which will be n plus 1 into n factorial minus n factorial. Isn't it so? और n plus 1 into n factorial is nothing else but n plus 1 factorial. So basically हमारा जो वैल्यू रिटर्न है n into n factorial is nothing but n plus 1 factorial minus n factorial. क्या ये बात समझ पा रहे हो? n into n factorial is basically equal to n plus 1 factorial minus n factorial.
और अगर ये बात समझ में आ गई तो बस सारे के सारे टर्म्स को आप तोड़ दोगे और चीज़ें आसान हो जाएंगी। बिकॉज एन इंटू एन फैक्टोरियल इज एन प्लस वन फैक्टोरियल माइनस एन फैक्टोरियल। अब एक दो वैल्यूज रख के देख लो कि फॉर एग्जाम्पल वन इंटू वन फैक्टोरियल इज नथिंग बट टू फैक्टोरियल माइनस वन फैक्टोरियल, यानी कि टू माइनस वन सेटिस्फाई कर रहा है। टू इंटू टू फैक्टोरियल इज नथिंग बट थ्री फैक्टोरियल माइनस टू फैक्टोरियल, यानी कि सिक्स माइनस टू इज इक्वल टू फोर, टू इंटू टू दैट इज फोर। और थ्री इंटू थ्री फैक्टोरियल इज नथिंग बट फोर फैक्टोरियल माइनस थ्री फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर माइनस सिक्स हुआ एटीन। तो एटीन क्या हुआ, थ्री इंटू सिक्स एटीन। क्लियरली सेटिस्फाई कर रहा है, क्लियर है। अब बस पूरी सारी की सारी वैल्यूज को ऐसे ही तोड़ लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। सो वन इंटू वन फैक्टोरियल विल बी टू फैक्टोरियल माइनस वन फैक्टोरियल, टू इंटू फैक्टोरियल विल बी थ्री फैक्टोरियल माइनस टू फैक्टोरियल, देन फोर फैक्टोरियल माइनस थ्री फैक्टोरियल, देन फाइव फैक्टोरियल माइनस फोर फैक्टोरियल, और लास्ट में क्या आएगा, नाइन इंटू नाइन फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, दैट विल बी टेन फैक्टोरियल माइनस नाइन फैक्टोरियल। और सिमिलरली टेन इंटू टेन फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू इलेवन फैक्टोरियल माइनस टेन फैक्टोरियल। तो दिस विल बी द एक्सपेंशन। तो टू फैक्टोरियल से टू फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, थ्री फैक्टोरियल से थ्री फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल से फोर फैक्टोरियल एंड सो ऑन। फाइव फैक्टोरियल भी कैंसिल आउट हो जाएगा। कहाँ तक कैंसिल आउट होगा, टेन फैक्टोरियल से टेन फैक्टोरियल कैंसिल आउट होगा, और नाइन फैक्टोरियल से पिछला वाला नाइन फैक्टोरियल कैंसिल आउट होगा। बचेगा लास्ट में, देखो पहले वाले में कौन सा बचेगा, सेकंड टर्म बच रहा है, तो लास्ट वाले में फर्स्ट टर्म बचेगा। हमेशा याद रखना, जब भी कभी ऑर्डर में कैंसिलेशन होगा तो फर्स्ट में इनिशियल में जो हमारा अगर सेकंड टर्म बच रहा है तो लास्ट वाले में फर्स्ट टर्म बचेगा। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू इलेवन फैक्टोरियल माइनस वन फैक्टोरियल और इलेवन फैक्टोरियल माइनस वन। दिस इज अवर होल एक्सप्रेशन। दिस इज नथिंग बट इलेवन फैक्टोरियल माइनस वन। अब ये चीज़ें आसान हो गई क्योंकि इलेवन फैक्टोरियल माइनस वन को डिवाइड करो इलेवन से, क्या रिमाइंडर बचेगा, इलेवन फैक्टोरियल माइनस वन दैट इज बीइंग डिवाइडेड बाई इलेवन। सो व्हाट विल बी द रिमाइंडर, इलेवन फैक्टोरियल तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर जीरो देगा। सो रिमाइंडर विल बी इक्वल टू माइनस वन। अवर रिमाइंडर विल बी माइनस वन, बट रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अगर नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है सो ऐड द डिवाइजर, तो माइनस वन प्लस इलेवन, अवर आंसर विल बी दैट रिमाइंडर विल बी इक्वल टू टेन। रिमाइंडर इक्वल टू टेन आ जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। ओके, क्या क्लियर, ठीक है। अब इसी चीज़ को ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते थे। पहली चीज़ तो ये आपसे रिकॉल कर लेना है कि कभी भी तुम्हें शक्ल दिखती है एन इंटू एन फैक्टोरियल, दैट इज क्लियरली एन प्लस वन फैक्टोरियल माइनस एन फैक्टोरियल। ओके, सेकंड वे क्या हो सकता था, हम ऐसे भी सोच सकते थे कि वन फैक्टोरियल प्लस टू इंटू टू फैक्टोरियल प्लस थ्री इंटू थ्री फैक्टोरियल टिल टेन इंटू टेन फैक्टोरियल दिया हुआ है। अब समहाउ अगर हम इसमें वन ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें, क्यों वन ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, ताकि फर्स्ट वैल्यू को हम समहाउ टू फैक्टोरियल में ला सकें। इफ यू ऐड वन एंड सब्ट्रैक्ट वन, क्योंकि सम तो हमें चेंज नहीं करना है ओवरऑल, तो इफ यू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट वन यानी माइनस वन प्लस वन फैक्टोरियल प्लस टू इंटू टू फैक्टोरियल प्लस थ्री इंटू थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल टेन इंटू टेन फैक्टोरियल। तो वन प्लस वन फैक्टोरियल बिकम्स इक्वल टू वन प्लस वन, टू हो गया। सो विद दिस इज नथिंग बट टू फैक्टोरियल ओनली, और टू फैक्टोरियल में ऐड कर दो टू इंटू टू फैक्टोरियल, सो दिस विल बी थ्री इंटू टू फैक्टोरियल, यानी कि माइनस वन को किनारे रखो। तो टू फैक्टोरियल प्लस टू इंटू टू फैक्टोरियल दिस विल बी इक्वल टू थ्री फैक्टोरियल, और इसके में फिर ऐड करोगे थ्री इंटू थ्री फैक्टोरियल, सो दिस विल बी फोर फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सबको ऐड करते जाओ, तो एंड में हमारा क्या बच जाएगा, हमारा एंड में फैक्टोरियल आ जाएगा माइनस वन प्लस इलेवन फैक्टोरियल, है कि नहीं, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A biologist models the growth of two bacteria cultures. Culture A grows according to NT, that is equal to 1000 into 2 to the power 0.5 t, and culture B grows according to another equation, that is NBT, that is equal to 100 into 4 to the power 0.3 t. So where t is time in hours, let capital T be the time when the population of culture B becomes twice the population of culture A. So which of the following ranges contains t? यहाँ पे क्या हमें एज्यूम करना है कि log of 2 is equal to 0.3. Log of 2 is equal to 0.3. So what will be the range for value capital T? And at time capital T, the population of culture B becomes double the population of culture A. यानी कि एन बी कैपिटल टी दिस इज इक्वल टू टाइम्स ऑफ एन ए कैपिटल टी। एन बी टी विल बी 100 इंटू 4 to the power 0.3t, or this can be written as 100 into 2 square to the power 0.3t, or 2 to the power 0.6t. And this is equal to 2 times of 1000 into 2 to the power 0.5 capital T. So this becomes 2 into 1000, 2000 divided by 100, so 2 to the power 0.6t, this is equal to 2000 divided by 100 into 2 to the power 0.5, ये वैल्यू तो 20 आ गया, 20 हो गया, तो 2 to the power 0.6t
डिवाइड बाई 2 पावर 0.5t दैट इज इक्वल टू 20। और पावर हमारा क्या होता है, इफ 2 टू पावर a डिवाइड बाई 2 टू पावर b कर रहे हैं, सो दिस इज इक्वल टू 2 टू पावर a माइनस b, दिस इज 2 टू पावर 0.6t माइनस 0.5t, so 2 टू पावर 0.1t, दिस इज इक्वल टू 20। लॉग ले लेते हैं, एक लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग ऑफ 2 टू द पावर 0.1t, दिस इज इक्वल टू log of 20, so log of 2 to the power a is equal to a times log of 2, ठीक है, so this will be 0.1t times log of 2 and that is equal to log of 20, 20 is 2 into 10, this will be log of 2 plus log of 10, log of 10 on the base 10, क्योंकि बेस तो हमारा क्या है, बेस 10 में ही लॉग ले रहे हैं, तो log of 10 on the base 10 that will equal to 1 only, ये तो 1 हो जाएगा, log of 2 on the base 10 that will be 0.3, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा हो जाएगा 0.3 इंटू 0.1 t, यानी t बाई 10, तो 0.3 t बाई 10 और 3t बाई 100, this will equal to 3 by 10 plus 1. Now multiply this by 100. So 3t is equal to 30 plus 100. So t will be equal to 130 upon 3. So roughly आ जाएगा हमारा 43.33 के आसपास. So t comes out to be equal to 43.33, which is between 35 and 45. Simple question. T will be between 35 and 45 in this case. Okay. क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. A rubber ball is dropped from a height of 100 meters. Every time it hits the ground, it rebounds to 2/3 of the height from which it fell. A second ball is dropped simultaneously from a height of 120 meters, but it rebounds to half of the height from which it fell. Let d1 be the total distance traveled by the first ball until it comes to rest, and d2 be the total distance traveled by the second ball. So what is the value of d1 minus d2? d1 minus d2 का वैल्यू क्या होगा? फर्स्ट बॉल को ड्रॉप किया हमने 100 मीटर की हाइट से, and after hitting, it rebounds 2/3 of the height from which it fell. Rebound height क्या होगा? That will be 100 into 2 by 3. This will be 100 into 2 by 3. It will go up and then again come down the same height, 100 into 2 by 3. And then second rebound में, this will be 100 into 2 by 3 whole square. Then again it will come down the same height, फिर rebound होगा, and so on till infinite times. This will be clearly a GP. First height क्या होगा? Initially this will be 100 meters plus 100 into 2 by 3 जाएगा upwards and then downwards. Total height would be 200 into 2 by 3. Next 100 2 by 3 whole square upwards and then downwards, 200 into 2 by 3 whole square and so on till infinity. ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को रिमूव कर दो, तो इसके बाद में दिस इज क्लियरली जीपी, इनफाइनाइट जीपी. एंड फॉर दिस इनफाइनाइट जीपी फर्स्ट टर्म इज 200 into 2 by 3 and common ratio is equal to 2 by 3. And formula for sum of infinite GP is a upon 1 minus r, first term upon 1 minus common ratio. Total sum will be equal to 100 plus a is 200 into 2 by 3 upon 1 minus r, which is 2 by 3. So 1 minus 2 by 3 is 1 by 3. This becomes 100 plus 200 into 2 by 3 multiplied by 3, that will be 100 plus 400, which is equal to 500. So d1 comes out to be equal to 500. Okay. बट अगर सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा ही क्वेश्चन है तो हमेशा हम क्या अप्लाई कर सकते हैं कि इफ m by n is the rebound, if m by n is the rebound, in such a case total distance traveled is equal to the initial distance, which is 100 meters in this case, 100 into n plus m upon n minus m, 100 into n plus m upon n minus m. लेकिन d1 हम निकाल सकते हैं, that will equal to 100 into t plus 2 by n और m क्या है? 2 is m and 3 is n. 2 is m and 3 is n. तो 3 plus 2 upon 3 minus 2. 100 into 5, 500 आ गया. सिमिलरली d2 निकाल लोगे. d2 के केस में क्या होगा? इनिशियल हाइट इज 120, तो 120 into m plus n, m is 1, n is 2,
तो 2 + 1 अपॉन 2 - 1 यानी 3/1, 123 360 मीटर्स विल बी D2, D1 है 500, D2 है 360, तो डिफरेंस बिटवीन द टू विल बी 140 मीटर्स। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। बट ये ध्यान देना, ये सिर्फ और सिर्फ मामला तभी अप्लाई होगा जबकि चीज़ें सिंपल होंगी। अगर कहीं कुछ वेरिएशन कर दिया तो फिर डिफरेंट हो जाएंगे मामला, वहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, अगर कुछ वेरिएशन होगा इसमें तो अकॉर्डिंगली चीज़ें बदल जाएंगी। फॉर सिंपल केस डेफिनेटली दिस फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Mr. Sharma invests a sum of rupees 1 lakh in a complex compound interest scheme. For the first year, the interest rate is R%. For the second year, the rate becomes R plus 2%. And for the third year, it becomes R plus 5%. All interests are compounded annually. At the end of the third year, the total amount becomes rupees 1,41,680 rupees. If it is known that R is a positive integer, what would be the simple interest on the same initial sum for 3 years at the constant rate of R%? क्या होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम इनिशियल सम फॉर 3 years एट a constant rate of R%? ऑप्शन हमें गिवन है 24,000, 27,000, 30,000, 33,000 एंड 36,000। यानी कि ऑप्शन क्या है, क्योंकि 3 years का सम है तो 1 year का सम क्या होगा, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000। क्योंकि 1 लाख हमारा इनिशियल सम है यानी कैपिटल आर का वैल्यू कैन बी 8,000 के लिए 8%, तो 8%, 9%, 10%, 11% और 12%। दीज आर द 5 पॉसिबल ऑप्शन। फर्स्ट ईयर का सम इज R%, सेकेंड ईयर के लिए R plus 2%, थर्ड ईयर के लिए R plus 5%। ओके, सक्सेसिव चेंजेस होंगे। तो एक अप्रोच ये है क्योंकि हमें ओवरऑल कितना आ रहा है, 1 लाख रुपीज इज प्रिंसिपल अमाउंट एंड 1,41,680 ये हमारा अमाउंट बन रहा है आफ्टर 3 years। तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 1 लाख का 1% इज 1,000, तो 41,680 यानी कि 41.68%। दिस इज आवर इंटरेस्ट आफ्टर 3 years। तो कोई भी एक वैल्यू पुट करके देख लो कि क्या वैल्यू आएगा। इफ यू पुट R इज इक्वल टू 8%, बेटर ये होगा वैसे मिडिल वैल्यू पुट करो, बट अगर मैं स्टार्ट कर R इज इक्वल टू 8% से तो R% विल बी 8%, R plus 2% will be 10%, and R plus 5% will be 13%. 8, 10, 13 नेट सक्सेसिव चेंज क्या आएगा, तो फॉर 8 and 10 पहले दो वैल्यूज पे देख लो। ठीक है, ए और बी होगा तो ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, दिस विल बी और नेट सक्सेसिव चेंज। ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, 8 plus 10 प्लस 8 into 10 by 100, दिस विल बी 18.8%। अब 18.8% है 13%, क्लियरली 18.8 plus 13 becomes 31.8 प्लस 18.8 इंटू 13 डिवाइड बाई 100। अभी ये वैल्यू हमारा रफली 33 34 के आसपास आ रहा है। ठीक है, रफली 34 के आसपास आएगा, एग्जैक्ट क्या आएगा वो पता नहीं, वो निकालने की जरूरत भी नहीं है बिकॉज दिस इज क्लियरली मच मच लेस देन 41.68%। ये तो पक्की बात है कि अगर हमारा R इक्वल टू 8% हमने लिया, सो इन दैट केस द वैल्यू कम्स आउट टू बी मच मच लेस देन 41.68%। एंड डेफिनेटली हमें किस डायरेक्शन में जाना है, अवर R वैल्यू शुड बी हायर देन 8%। फॉर श्योर इट शुड बी हायर देन 8%। क्या ये बात क्लियर है? अगर 8% से हायर वैल्यू लेना है और अच्छा खासा डिफरेंस आ रहा है, 6-7% का डिफरेंस आ रहा है, एंड नेक्स्ट वैल्यू जो हम लेंगे दैट शुड बी 10%। और पॉसिबली यही हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा। अगर हायर आता लेट अस से, अगर ये 47%, 48% आता तो फिर हम वैल्यू डिक्रीज करते हैं यार की। ओके, क्या ही क्लियर है? तो अब 10% वैल्यू रख के देख लेते हैं। 10%, 12% एंड 15%। तो 10 प्लस 12 से दिस विल बी 10 प्लस 12 प्लस 10 इंटू 12 बाई 100, दैट इज 120 बाई 100 यानी 1.2। तो दिस इज 23.2 एंड 23.2 और 15 को ले लो तो 23.2 प्लस 15 प्लस 23.2 इंटू 15 बाई 100, क्योंकि रफली आ जाएगा 2.32 प्लस 1.06 यानी 3.48, 38.2 प्लस 3.48। हालांकि एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि इतने सही सेटिस्फाई कर रहा है, ये तो पता चल रहा है। ठीक है, क्लियरली दिस इज कमिंग आउट टू 41.68%, विच इज एज रिक्वायर्ड, यानी कि हमारा R मस्ट बी इक्वल टू 10%। क्योंकि गिवन था कि हमारे R इंटीजर होगा, तो वहाँ से ही ये हिंट मिल रहा था कि अगर आसपास की वैल्यू आ रही है तो डेफिनेटली वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्लियरली R इज इक्वल टू 10% मिल रहा है यहाँ पे। और अगर R इज इक्वल टू 10% है तो 3 years का इंटरेस्ट विल बी 30%, विच विल इक्वल टू 30,000। ऑप्शन सी हमारा विल बी क्लियरली द आंसर। ओके, सिंस R comes out to be equal to 10%, तो इंटरेस्ट रेट फॉर 3 years, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है, so that will be basically 30,000 and hence our answer will be rupees 30,000 only। अगर यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता 33.1% होता, if this was compound interest instead होता 33.1% for 3 years, और इसके लिए होता 46.41% and so on। ओके,
तो आई गेस दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन. इतना ही रखते हैं सेशन में. एंड आई बिलीव जो भी क्वेश्चन डिस्कस सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे. मेक श्योर लाइक बटन अगर सेशन पसंद आया तो, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से कर लेना, और साथ में टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना. दैट इज मैथोलॉजिकल. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग. नेक्स्ट सेशन वी डूइंग सम मोर क्वेश्चंस ऑन द कॉन्सेप्ट्स, ऑन द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ अरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री. चलो इतना ही रखते हैं. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग.